हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। देखिए, पिछला वीडियो जो हमने दिया था आपको वो बहुत सारे टॉपिक्स पे दे दिया है और ये सीरीज नंबर 10 है। मतलब इसके पहले 9 वीडियो आ चुके हैं जो कि आपको पॉलिटी के ज्ञान को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे ले जाएगा। 7वां वीडियो हमने बनाया था फाइनेंस कमीशन पे, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिएगा। शेड्यूल ट्राइब्स दरअसल है क्या। देखिए, जब हमारा संविधान बना था और उस समय जैसे जैसे प्रोविजन होता गया तो 65वां संविधान संशोधन आया, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एक ही जगह रखा गया था। आर्टिकल 338 एग्जाम में आता है, याद रखिए। बट कुछ ऐसी रीजंस तो थे जिसकी वजह से इनको अलग किया गया। क्या वो रीजन थे? तो शेड्यूल कास्ट जो है वो ट्राइब से अलग है। पहली चीज, ट्राइब बेसिकली उस समय जब ये डिफिनेशन लाया गया था वो ऐसी प्रजाति होती थी जो समाज से बहुत दूर रहते हैं, या तो वो बहुत दूर पहाड़ों पे रहते हैं या बहुत दूर अंदर समुद्र के किनारे घने जंगलों में रहते हैं। जैसे अंडमान का सोमपेन ट्राइब है, आज भी उसको कोई नहीं देख पाता है। तो कुछ ना कुछ तो अलग पहचान था, तो दोनों को एक में रखना थोड़ा मुश्किल था। इसकी वजह से सेंसस जो 1931 में हुआ था उसके लिए ये डिफिनीशन है। आप देख सकते हो, आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों पे भारत का अधिनियम के तहत इसमें ये लाया गया था, ठीक है। बट जब जो भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ कुछ प्रोविजन किए गए थे इसमें। अगर हम देखेंगे, हाउएवर आर्टिकल 366(25) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोवाइड्स प्रोसेस टू डिफाइन शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स में सच टाइप ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट्स ऑफ ग्रुप विद इन सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज एज आर डीम्ड अंडर 342 आर्टिकल के अंतर्गत जिनका भी नाम था उनको मान लिया गया कि वो शेड्यूल ट्राइब है। इसके कहने का मतलब ये है, मतलब आपको 366 और 342 दोनों याद रखना, शेड्यूल ट्राइब के केस में याद रहेगा। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कहां से आया? ये फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, गठन नेशनल कमीशन ऑफ एसटी NCST, इससे पहले NCST हमने पढ़ा है। 19 फरवरी 2004 को अनुच्छेद 338 में संशोधन करके 89th अमेंडमेंट एक्ट आया था। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 338A बनाया गया। अधिनियम आया था 2003 में। ये गठन कब हुआ है? 2004 में। याद रखिएगा, कंफ्यूज यही होता है आदमी और गलत करके आता है। उद्देश्य ये था अनुच्छेद 338A का कि जिन जिन मामलों में ये किसी अन्य कानून के से अलग आते हैं, मगर मतलब अनुच्छेद 338 ये बातों के साथ साथ NCST को ये संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी अन्य आदेश के तहत ST को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की देखरेख। मतलब बहुत सारे सुरक्षा उपाय जो ST को दिए गए हैं, हिंदी है, शुद्ध है इसलिए परेशानी हो सकती है, उनकी देखरेख करना, उनकी इंक्वायरी करना, अगर वो वायलेशन होता है तो उनको देखरेख करना। ये सारा कार्यक्रम जो है ये कौन करता है? नेशनल कमीशन ऑफ ST। संरचना मतलब इसका क्या है? कॉम्पोजिशन। एक चेयरपर्सन होता है, जैसे उसमें भी था, SC और ST दोनों में यही है। एक वाइस चेयरपर्सन होगा, 3 अदर मेंबर्स होंगे। इसमें एक महिला मेंबर होनी जरूरी है, एटलीस्ट 1। ये एकदम कंपलसरी है अभी के टाइम में, करंट टाइम में। इनकी अवधि जो है, यानी काम कितने दिन ये करेंगे। एक आदमी जो अपॉइंट हुआ वो 3 साल तक रहता है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। इसमें 2 बार से ज़्यादा आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो मेंबर जो हैं, ठीक है। और जो चेयरपर्सन है उसको रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स का दिया जाता है। वाइस चेयरपर्सन हैज द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मेंबर्स हैव रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, जो चेयरपर्सन है उसको यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर का रैंक दिया गया है, वाइस चेयरपर्सन को स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट का और अदर मेंबर्स को सेक्रेटरी का दिया जाता है। काफी अच्छी ये बात है। अब इनके ड्यूटीज एंड फंक्शंस को समझते हैं। पहली चीज जो बार बार पूछा जाता है, ये इसके पास सिविल कोर्ट का पावर होता है। सिविल कोर्ट का काम क्या होता है? वो किसी को गवाह को बुला सकता है, किसी से डॉक्यूमेंट मांग सकता है, वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकता है। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर STs। अनुसूचित जनजातियों के अधिकार और सुरक्षा उपाय से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। कोई ऐसा कह रहा है कि वो अनुसूचित जाति है, इसकी वजह से उसको वो गवर्नमेंट स्कीम का लाभ नहीं मिला, तो उसकी जांच करती है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उसको अच्छे से कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं, उसके लिए राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर प्रस्तुत करने के लिए जैसा कि आयोग उचित समझे। जरूरी नहीं है ईयरली ही अपना रिपोर्ट दे, बीच में जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट देते रहते हैं। उन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट देना, मतलब क्या उनके जो सुरक्षा कारण दिए गए हैं, सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, वो ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है।
अगर इसमें एक चीज याद रखना है, टू मेक इन सच रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन एज टू मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन फॉर दो सेफगार्ड। स्टेट और यूनियन को उसको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ करना है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन जरूर देते हैं वो संसद में। तो बहुत छोटा सा ये पॉइंट है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी है। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति के संबंध में अगर कोई पॉलिसी बना रहा है तो वहां पे जाएंगे, अपना सुझाव ये जरूर देंगे। तो प्लीज इस सेशन को कंटिन्यू लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। हम आपसे जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।